हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम ये है। तो आज की इस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ प्रश्न वाले 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम ये है, दे रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। आप लोग देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का फुल सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन 3 तक इसमें दे रखा है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारे जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि बेसिक्स को जानना जरूरी है, बिना बेसिक्स जाने हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले हम लोग करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर एक काम करेंगे। ठीक है, ये है कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर दे रखा है, हमारा जो चैप्टर दिया है उसको मैं एक बार लिख लेते हैं। चैप्टर अपना कौन सा है? तीसरा नंबर चैप्टर है। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जानेंगे कि जैसा कि हमारे ये चैप्टर का नाम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो एक एक वर्ड दे रखा है, दो मतलब आप लोग जानते हैं दो होता है, चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं चर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि रैखिक क्या है कि नहीं। और युग्म मतलब जानते हैं आप लोग, जोड़ा होता है। ठीक है, पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ा, युग्म उसे बोला जाता है। ठीक, तो पहले चरों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चर क्या होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले चर लिखते हैं। जब चर की बात करेंगे तो हमें अचर की बात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चर अचर दोनों आते हैं। तो चर क्या होता है, जैसे आप लोग को देखते होंगे एक्स लिखा होता है कहीं पर वाई लिखा होता है, कहीं पर जेड लिखा होता है, कहीं पर ए लिखा होता है, कहीं पर बी, यानी कि कहीं पर सी। जितने भी हमारे यहाँ पर क्या हैं, अंग्रेजी के जो हमारा 26 वर्ड्स हैं। ठीक है, जो 26 हमारे अक्षर हैं, वो जितने भी अक्षर हैं हमारे, वो चर है। ठीक है, तो इसके जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, कभी आप लोगों को निकालना होता है, एक्स का मान निकालना होता है, वाई का मान निकालना होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बदल सकती है हमेशा, मतलब कभी भी बदल सकती है। चर का ये मतलब होता है। बाकी अचर जो होता है, अचर मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अचर जो हमारा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये हमारा अचर होता है। जो हमारे अंक होते हैं, अंक हमारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। जो ABCD से जेड तक हमारे होते हैं, वो चर होते हैं। ठीक है, तो चर अचर के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब इसके बाद हम रैखिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, रैखिक हमारा क्या होता है? रैखिक मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैखिक। रैखिक रैखिक को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर। ठीक है, लीनियर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, तो रैखिक का मतलब क्या होता है? घात में एक। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ घात में 1। ठीक है, घात में एक जब होता है तो हमारा रैखिक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x दे रखा है, तो यहाँ पर x दिया है तो x की घात में 1 है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आपको पता है कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 हमेशा होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड मतलब हर एक अंक में 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर z की पावर 1 है, यानी कि सबके पावर में 1 है। इसका मतलब क्या है? घात जब 1 है, इसका मतलब क्या है? जो हमारा दिया गया समीकरण है वो रैखिक है। ठीक है, तो रैखिक का मतलब ये होता है पावर में क्या है? 1। ठीक, ये होता है रैखिक। और द्विघात अभी आपको इसके इसके बाद में आप लोग द्विघात सीखेंगे। ठीक है, द्विघात का मतलब घात में 2, यानी पावर में 2। ठीक, ये पावर ऊपर जो लगा होता है वो पावर बोला जाता है। पावर मतलब घात। ठीक है, जब पावर में 1 है इसका मतलब रैखिक है, अगर पावर में 2 है तो मतलब घात इसका 2 है, द्विघात समीकरण। ठीक, और बोल रहा है दो चरों वाले, यानी कि चर हमारे दो होंगे, यानी एक चर x हो सकता है, y हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, या फिर BC हो सकता है, ZA, यानी दो चरों का कॉम्बिनेशन होगा हमेशा। ठीक है, यानी कि कैसे हो सकता है? x प्लस वाई हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा? रैखिक होगा, यानी पावर में हमेशा 1 होगा। ठीक है, पावर में कभी भी 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं हो सकता, पावर में हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि जो हमें समीकरण लेना है वो रैखिक है। ठीक है,
तो रैखिक का मतलब बता दिया मैंने। और क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को मतलब दो चर कैसे होंगे, तो एक x है एक y है, ठीक। दो चरों का कॉम्बिनेशन होगा, योग हो सकता है, घटाव हो सकता है, मतलब जोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये था हमारा मोटा मोटा बेसिक, सही था चर अचर के बारे में जानना, बाकी रैखिक के बारे में जानना, ठीक। और युग्म मैंने बता दिया जोड़ा, ठीक है, दो ठी है तो मतलब जोड़ा है, ठीक। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नावली क्या है हमारा, प्रश्नावली अपना है 3.1, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रश्नावली 3.1 में दे रखा है क्या, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, ठीक। वो उससे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये हमारा पहला शर्त, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारा पहला शर्त है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा शर्त है, ठीक है। मतलब पहला शर्त उसके बाद दूसरा शर्त, दो शर्त इसमें दे रखे हैं, दो समीकरण इसका मतलब बनेगा। पहले एक शर्त में एक समीकरण, दूसरे शर्त में एक समीकरण, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, जब समीकरण बन जाएगा तो उसे ग्राफ में मतलब हमें क्या करना है, निरूपित करना है, ठीक है। बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, पहले बीजगणितीय होगा, उसके बाद इसे ग्राफ में, जैसे यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमको करना है, ठीक है। ग्राफ नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको मैं पूरा समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है, कैसे ग्राफ में निरूपित किया जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ ऐसे होता है, आपको क्या है, ग्राफ की कॉपी आती है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक। नहीं चाहे वैसे भी आप लोग को केवल पैमाना मानना होता है, ठीक है, कितने कितने का पैमाना आप लोग ले सकते हैं, बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है, आता अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। इसमें देखिए आयु की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, हमें सपोज करना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा, सपोज मतलब मानना, ठीक है। तो पहले हम आफ्ताब की आयु मान लेते हैं और पुत्री की आयु कुछ मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, जो हम मानेंगे उसी में हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करना होगा। तो सबसे पहले हम आफ्ताब की आयु मान लेते हैं और पुत्री की आयु मान लेते हैं, ठीक। तो एक काम सबसे पहले हम ये कर लेंगे। तो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर देखिएगा हम लोग करेंगे, पहला क्वेश्चन अपना हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना वर्तमान में आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लेता हूँ, अधिकतर जो माना जाता है वो XYZ माना जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में आफ्ताब की आयु मैं मान लेता हूँ X वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु, क्योंकि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है ना, तो पुत्री की आयु भी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें दे दिया नहीं है। तो वर्तमान में पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु मैं क्या मान लेता हूँ, Y वर्ष मान लेता हूँ, ठीक है। आफ्ताब की आयु X वर्ष मान लिया, पुत्री की आयु Y वर्ष मान लिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इतना पहले आपको पहला स्टेप यही करना है। उसके बाद करना क्या है, मैंने बताया था ये पहली शर्त है, यहाँ से मतलब 7 से लेकर था तक, ये पहली शर्त है। उसके बाद अब से लेकर यहाँ पर रह जाऊंगा, ये दूसरी शर्त होगी, ठीक है। तो पहली शर्त में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आप जिस आयु में वो रह रहा है, मान के चलिए अभी अभी आप 14 वर्ष के हैं, ठीक है, मतलब आप 14 साल के हैं, तो उसमें से 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो मतलब 14 में से जब आप 7 घटाएंगे तो यानी कि 7 साल के थे। तो अब आफ्ताब जिस आयु में है, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, 7 वर्ष घटा देना है, क्योंकि बोला है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पहले 7 वर्ष पूर्व जो दे रखा है उसमें कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं क्या, पहली शर्त मैंने बताया, ये पहली शर्त है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त, यानी प्रथम शर्तानुसार। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु।
तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगी। अब वर्तमान में जब आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि x में से 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जब पूर्व की बात आपको कभी भी दिखेगा क्वेश्चन में, पूर्व वाला है या फिर पहले, पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, तो वहाँ पर माइनस करना होता है, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकाली तो उसके बाद यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, पुत्री की आयु भी निकालेंगे। ठीक, क्योंकि साथ साथ में दोनों हैं, पिता पुत्र पुत्री। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु निकालेंगे तो y, वर्तमान में इसकी आयु y है, तो 7 वर्ष पहले निकालने तो y में से 7 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 7 वर्ष पहले मतलब पहले देखना है। ठीक है, 7 वर्ष पहले वो कैसा था। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व हो गया। अब यहाँ पर करते हैं क्या है, x माइनस 7 बराबर कर लेते हैं y माइनस 7 के। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं भी आपको बताता हूँ, ये करना है आपको। ठीक, अब देखिए इतना होगा, 7 वर्ष पूर्व मैंने दोनों की आयु निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफ्ताब पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यानी पिता जो था 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पिता है, एक्स वाला पिता है, ठीक है, और वाई पुत्री है, तो पिता 7 वर्ष जब 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब ये 7 गुना ज़्यादा है, लेकिन हमें दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो जब ये 7 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हमें दोनों को बराबर करना है। तो इसमें अगर 7 से गुणा कर दें, क्योंकि ये पहले से 7 ज़्यादा है, अगर इसमें 7 से हम गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर फिर से देखिए, आप लोग कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ये आपका कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो ये 7 गुनी आयु का था। ठीक, तो मतलब ये 7 गुना ज़्यादा था अपनी पुत्री से, तो हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए करते क्या है, अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें, क्योंकि ऑलरेडी 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का है, तो अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बस हमें यही देखना था, ये हमें समझना होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का गुणा इसमें कराएंगे तो 7 से y में 7y माइनस 7 से 7 में 49। ठीक है, अब देखिए जो चर हैं, x चर है y चर है, तो चर को एक तरफ ले आते हैं, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 है, माइनस 7 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 में से प्लस 7 घटाएंगे तो 42, माइनस को 42। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पहली शर्त यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, प्रथम शर्त यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। अब हम दूसरे शर्त की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे इसमें, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, उसमें क्या होंगे कि आपको 2 शर्त दिएगा। ठीक है, 2 शर्त देगा, दोनों में 2 समीकरण बनेंगे, उसी को आपको सॉल्व करना होगा और ग्राफबद्ध दर्शाना होगा। ठीक है, ग्राफ पर। और दूसरे शर्त में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरे शर्त में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जिस आयु में, मतलब जिस करंट ईयर्स में वो रह रहा है, यानी कि x वर्ष में है। यहाँ पर देखिएगा वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, वर्तमान में आफ्ताब की आयु x वर्ष है। ठीक, पुत्री की आयु y वर्ष है। बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जिस आयु में है तो मतलब x प्लस 3 होगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष अगर मान के चलिए भैया आप 14 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद 17 साल के होंगे। तो उसी प्रकार आफ्ताब अगर x साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 साल का होगा। ठीक है, वहाँ पर x बराबर मैंने 17 मान लिया। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है, 3 वर्ष बाद। ठीक है, आफ्ताब की आयु और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, दोनों की आयु में दिखानी है, मतलब करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग, देखिएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, वर्तमान में उसकी आयु x है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। जहाँ पर बाद वाली बात आएगी, ठीक है, जहाँ पर बाद वाली बात आएगी वहाँ पर जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर पूर्व वाली बात आएगी वहाँ पर घटाया जाएगा। तो x प्लस 3 वर्ष हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब 3 वर्ष बाद किसका देखना है, पुत्री की भी देखना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो वर्तमान में पुत्री की आयु y है, 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान के चले अगर पुत्री की आयु इसमें 14 साल है तो 3 साल बाद 14 प्लस 3 17 साल हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ठीक है, मतलब 3 वर्ष बाद यहाँ तक तो हो गया, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। मतलब आफ्ताब कह रहा है मैं
पुत्री मैं तुमसे 3 गुनी आयु करा जाऊँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी करना क्या है, x+3 बराबर करना है y+3 के। ठीक है, इसमें भी समीकरण बनेगा। मतलब आफ्ताब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे मतलब पुत्री से 3 गुनी आयु करे जाऊँगा। मतलब ये जब 3 गुनी आयु का होगा, लेकिन हमें दोनों को बराबर करना है, तो ये जब 3 गुनी का आयु का पहले से है, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये 3 गुनी आयु का पहला से था, इसमें 3 से गुणा कर दिया तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये बात है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x+3 बराबर 3 से y में होगा तो 3y प्लस का 3 से 3 में 9। अब देखिए 3y को इधर लाते हैं तो x माइनस का 3y बराबर 9 माइनस 3 करते हैं तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर क्या है, 6 आया। ये अपना समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। ठीक, तो 2 समीकरण की हमें ज़रूरत थी। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला है यहाँ पर ग्राफ ये रूपों में व्यक्त कीजिए। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अपनी बुक है तो देखिएगा उसमें। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ग्राफ में कैसे इसको निरूपित करना है। ठीक है, देखिएगा मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो 2 समीकरण हम अपने को दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला समीकरण ये दे रखा है x-7y, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x-7y बराबर -42। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x-3y बराबर 6, तो यहाँ पर दिया है x-3y बराबर 6। ठीक, ये दूसरा समीकरण है। तो 2 समीकरण इसमें दे रखे हैं। ठीक, अब इसको करना क्या है, ग्राफ में पर हमें निरूपित करना है कि नहीं। तो ग्राफ पर निरूपित करना है, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, निर्देशांक चाहिए। ठीक है कि नहीं, निर्देशांक चाहिए तभी वो ग्राफ पर निरूपित होगा। तो हमको समीकरण दे रखे हैं, तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर पहला समीकरण आपको लेना है x-7y बराबर -42 है। ठीक, पहला समीकरण ये दिया है, तो आपको करना क्या है, एक डिब्बा ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है एक डिब्बा टाइप का। यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 लाइंस खींचनी है। यहाँ पर ऐसे बीच में एक डाल देना है। ठीक, यहाँ पर आपका x होगा, यहाँ पर y होगा। ठीक है, अगर देखिए अगर x का मान यहाँ पर 0 ले लें, अगर x का मान 0 ले लें तो होगा क्या, x के मतलब x का मान अगर 0 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 रखिए तो हो जाएगा 0 - 7y बराबर -42। ठीक है, अब देखिए 0 में से 7y जाएगा तो -7y बराबर -42। माइनस से माइनस गया, 7 कम 7, 7 छंग 42, वाई बराबर 6। तो यानी कि अगर x का मान 0 लें तो y का मान 6 निकला। ठीक है, उसके बाद फिर अगर y का मान 0 ले, ठीक है, यहाँ पर देखिए मतलब एक बार x का मान 0 लिया तो y का मान 6 निकला। अगर एक बार y का मान 0 ले लें, अगर एक बार y का मान 0 लें तो x का मान कितना निकलेगा। ठीक है, ये देखते हैं। तो y की जगह पर 0 रखना है आपको, तो हो जाएगा x-7 गुणे में 0। ठीक है, y की जगह पर 0 रखें बराबर -42। ठीक है, इस समीकरण को आप लोग देखते रहिए। तो हो जाएगा x 7 का 0 में तो 0, x बराबर -42। ठीक है, तो x के जगह पर क्या है, -42। ठीक, यानी कि अगर y 0 लेंगे तो x का मान निकलेगा -42। ठीक है, डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक, तो पहला समीकरण का हमारा ये निर्देशांक निकला। ठीक है, तो एक निकला क्या, 0,6, एक निकला है 0,6 और दूसरा निकला है -42,0। ठीक, पहला अगर इसको हम p मान ले, इसको भी क्या मान लें, कुछ भी मान सकते, q मान लेते हैं। ठीक है, p q हो गया। यहाँ पर पहले समीकरण का हमारा 2 निर्देशांक निकल चुके हैं। ठीक, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण दिया है x-3y बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक ऐसा डिब्बा टाइप का बनाना है जैसे इसमें किया था। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है। तो ये हो गया, इसमें आपको ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। एक बार x का मान 0 रखना है तो यहाँ पर 0 रखिए। आप लोग क्या पाएंगे, अगर x के जगह पर 0 रखें, 0 हो गया, -3y बराबर क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 0 में से माइनस मतलब 0 में से अगर 3y घटाएंगे तो -3y होगा। ठीक है, बराबर 6। अब 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, तो y का मान क्या निकला, -y बराबर 2। अब -y इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और चाहे तो माइनस माइनस से दोनों और गुणा करा दें, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना निकला, -2। ठीक, मतलब x का मान अगर 0 रखें तो y का मान -2 निकलेगा। ठीक, अगर y का मान 0 रखें तो x का मान कितना निकलेगा, x - 3 गुणा में 0 बराबर 6। 3 0 0 हो गया तो x बराबर क्या निकला, 6। ठीक, यानी कि अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, आप लोग देखें, x का मान 6 निकलेगा, तो 6 हो गया। ठीक, तो इसमें भी हमारा निकल गया। पहले x लिखा जाता है फिर y, तो 0, -2 होगा, तो 0, -2 रख लिया। और दूसरा क्या है, 6, 0। तो 2 निर्देशांक इसमें भी निकल गए, 2 निर्देशांक इसमें भी निकल गए। ठीक है,
अब आगे क्या करते हैं, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास वैसे ग्राफ तो नहीं है, ग्राफ कॉपी आती है, ठीक है। आपको ग्राफ कॉपी अगर मिलती है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी करके काम चला सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। पैमाना ही हमको मानना होता है। ये हो गया हमारा, ठीक। ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ठीक। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। ये मूल बिंदु हमारा जीरो होता है, 0,0, ठीक है। इस बिंदु पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जीरो होता है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ पर देखिए पहला समीकरण आपको देखना है। पहले समीकरण में पहले क्या है, एक्स का मान जीरो है। जब एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान 6 निकला, यानी कि 6 है और 42 है, -2 है, 6 है। तो हमें पैमाना मान लेते हैं 6 का अगर हम लोग माने, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 6 का माने, ठीक है। 6 का माने तो एक काम करते हैं 42 तक है, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 का माने तब भी हमारा काम हो सकता है, 4 ही बार में हो जाएगा। तो एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में एक्स निगेटिव, यहाँ पर वाई पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में वाई निगेटिव, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हो गया 10 हुआ, ठीक। 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ, 10 -10 -20 -30 -40, ठीक है। ये होगा। अब ऊपर भी ऐसे होगा, 10 20 30 40। यहाँ पर भी क्या होगा, -10 -10 -20 -30, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको। ग्राफ पर हमको क्या करना है, निरूपित करना है। तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। पहले एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान 6 निकला, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स का मान अगर 0 रखा तो वाई का मान 6 निकला है, ऐसे आपको देखना है। तो अगर एक्स का मान 0 हुआ तो वाई का मान कितना निकला, वाई एक्सिस पर आपको 6 देखना है। तो 10 से थोड़ा कम आएगा, मतलब यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ। यहाँ पर पॉइंट हमारा एक मिल गया, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर हमारा मिला, ठीक है। आपको याद में रखना है, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अगर यहाँ पर y का मान 0 रखा तो x का मान -42 रखा, या फिर x का मान -42 रखा तो y का मान 0 निकला। ऐसे देखना है, चाहे उल्टा देखें चाहे सीधा, आपको मिलना वही है। तो x का मान -42, यानी कि इस डायरेक्शन में 40 से थोड़ा आगे, तो यहाँ पर -42 मान लेते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो x का मान -42 और y का मान 0 है, तो ये मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये मिला। तो इन दोनों को आपस में करना क्या है, आपको मिलाना है, ठीक है। तो ऐसे करना है कि ऐसे मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, आप ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। तो ये किसका समीकरण है, तो मतलब अगर आप लोग बड़े बड़े पैमाने में लेकर बनाएंगे, ठीक है, तो एकदम सीधी लाइन जाएगी। मैंने छोटा लिया 10 20 30 40 का लिया है। अगर आप लोग क्या करते हैं 7, मतलब 7 का लेंगे तो 7 6 42 आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े पैमाने में लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये किसका समीकरण है, किस मतलब किससे आपको ये जो आपको पॉइंट मिले किस समीकरण से मिले हैं, तो ये समीकरण हमारा x -7y = -42, ठीक है। ये हमारा समीकरण है। तो आपको समीकरण ऊपर लिखना है x -7y = -42, ठीक। ये हमारा हो गया। और उसके बाद करना है दूसरा समीकरण क्या है, x का मान 0 रखा तो y का मान -2 मिला, ठीक। तो अगर x का मान 0 रखा तो y का मान -2, तो y कहाँ पर है, y का मान -2 तो यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि y दिशा में माइनस देखना है तो माइनस इस दिशा में आता है, क्योंकि उधर प्लस में आता है, नीचे माइनस में। तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिला। दूसरा x का मान 6 रखा तो y का मान 0, यहाँ पर देखिए x 6 रखा तो y 0 मिला। तो यहाँ पर x का मान 6 देखना है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 0। तो एक पॉइंट आपका इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम सीधा जाएगा, मतलब ऐसे जगह कटेगा तो ये कंफर्म है, करना है, ठीक है। बस ये जो यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो गया, ये सही जाएगा, आपका सीधा जाएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि प्रॉपर लाइंस खींची रहती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको, अगर आपको ये देखिए आपका ग्राफ पेपर ऐसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एकदम सीधा सीधा चला जाएगा आपका आसानी से, है कि नहीं। तो ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये इतना आया, ठीक है। और इस मतलब ये जो हमने खींचा किससे मिला है, किस समीकरण से, तो x - 3y = 6, ठीक है। मतलब जिस समीकरण का निर्देशांक से आप खींच रहे हैं उस समीकरण को उस रेखा के ऊपर लिख देना है आपको, ठीक है। जिससे उसको जो मतलब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाए इससे आपने लिखा है, ठीक। तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो ये होता है हमारा ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सोल्यूशन हो जाता है।
तो इतना ही था हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है ये वाला। देखिएगा बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, क्रिकेट की एक टीम है, उसके एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें भी मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मानने वाले क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 39 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, ये हमारा पहला शर्त है। पहली शर्त रख रहा है कि 3 बल्ला खरीदा, 6 गेंदें खरीदी, रुपए कितने में, 3900 में। ठीक है, यानी 3 बल्ला की कीमत और 6 गेंद दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उनका रुपये कितना आता है, 3900 रुपये में। ये दोनों मतलब 3 बल्ला 6 गेंद खरीद रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। पहले करना है आपको मान लेना है, ठीक, क्योंकि ये मानने वाला क्वेश्चन ही है। चर की बात करेगा, चर का मान हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत। ठीक है, माना एक बल्ले की कीमत कितना मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, x रुपये मान लेते हैं, और गेंद की भी मानना है। ठीक है, माना एक गेंद की कीमत कितना रुपये मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमें मानना है। तो बल्ले की कीमत मान लिया x रुपये, गेंद की कीमत मान लिया y रुपये। ठीक, हमें खरीदना कितना है, यहाँ पर देखिए, हमें खरीदना है 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदनी है, रुपये 3900 में खरीदना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं पहली शर्त, यानी प्रथम शर्तानुसार। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं पहली शर्तानुसार या फिर प्रथम शर्तानुसार। ठीक, तो 3 बल्ले बोल रहा है, 6 गेंदी, तो एक बल्ले की कीमत जब x रुपये है तो 3 बल्ले का कितना होगा, 3x होगा। यानी कि अगर एक बल्ले की कीमत मान के चलिए 100 रुपये है तो 3 बल्ले का कीमत 300 होगा, है कि नहीं। आम जीवन में अगर व्यवहारिक में सीखें तो हम लोग जाने, तो अगर एक का 100 रुपये है तो 3 का 300 होगा। तो अगर यहाँ पर एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 का कितना होगा, 3x होगा। ठीक, तो 3x हो गया। और एक गेंद की कीमत अगर y रुपये मान के चले, अगर एक गेंद की कीमत आप लोग 50 रुपये माने तो 6 गेंद खरीद रहे हैं, 6 गेंद मतलब की कीमत हमको देखना है। तो एक का 50 रुपये है तो 6 का हो जाएगा, 6 गुणे 50 तो होगा 300 रुपये। ठीक, तो 3x हो गया, प्लस का हमें बोल रहा है उसी प्रकार 6 गेंद खरीदना है, तो एक का y रुपये है तो 6 का होगा 6y, तो 3x प्लस 6y, और दोनों की कीमत कितने में मिल रहा है हमको, 39 रुपये में। ठीक, 39 रुपये, तो हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक, और दूसरे शर्त में क्या बोला है, यहाँ पर देख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त में कह रहा है, यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है दूसरे शर्त में, बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। ठीक, मतलब एक बल्ला और क्या है, 3 गेंदें, तो एक बल्ला की कीमत x रुपये है, तो एक बल्ला में खरीदना है तो केवल x हो जाएगा। ठीक है, एक x मतलब 1x लिख सकते हैं, एक बल्ला खरीदना है तो 1x होगा, मतलब एक बल्ले की कीमत x है तो एक बल्ले की कीमत, एक ही बल्ला खरीदना है तो 1x होगा, प्लस में 3 गेंदें खरीदनी, मतलब 3 गेंदें खरीदनी है, तो अगर एक का y रुपये है तो 3 गेंदों का होगा 3y, तो 1x प्लस 3y कुल कितने रुपए में खरीद रहा है, 1300 रुपये में, तो हो गया यहाँ पर 1300। ठीक, ये अपना क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम सिंप्लीफाई समीकरण 1 को करें, तो यहाँ पर अगर हम करें, अगर 3 कॉमन ले लें, ठीक है, अगर दोनों से मतलब इसमें पूरे में 3 कॉमन ले, तो अगर 3 कॉमन ले लेते हैं हो जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ पर हो गया x प्लस का 3 से मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, 3 का भाग 6 में होगा तो 3 दूना 6, यानी होगा यहाँ पर 2y, x प्लस का 2y बराबर 3900 रुपये है। ठीक है, 3900 है, तो होगा यहाँ पर क्या, x प्लस 2y बराबर 3900, और इधर 3 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो 3900 बटे 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9, मतलब 13 तो 3900 होता है। तो x प्लस 2y बराबर कितना आया अपना, 1300 आया। ठीक है, ये अपना क्या होगा, समीकरण नंबर 1 ये बना। ठीक, ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। ठीक है,
अब इसको हमें ग्राफ पर निरूपित करना है, जैसा कि मैंने अभी कराया था पहले वाले में। तो आपको पहले ऐसे एक डिब्बा बनाना है, ठीक है। आपका समीकरण ये दिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे बीच में 2 लाइंस खींचनी है और यहाँ पर भी एक खींचनी है। यहाँ पर आपका एक्स हो गया, यहाँ पर आपका क्या हुआ, वाई हो गया, ठीक। तो अगर एक बार एक्स का मान 0 लें, अगर एक्स के जगह पर 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, तो 2y बराबर 1300 होगा। क्या होगा यहाँ पर मैं अगर कराऊँ थोड़ा सा, तो 2y बराबर क्या होगा, 1300 होगा, ठीक। तो y का मान अगर निकालेंगे तो 1300/2, यानी कि 1300/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से काट देते हैं तो होगा 650, ठीक है। क्योंकि 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0, 650, ठीक। तो y का मान 650 यानी कि 650 निकला, ठीक। उसके बाद क्या करें, अगर एक बार y का मान 0 रखें, तो अगर एक बार y का मान अगर 0 रखें, तो y का मान अगर मैंने 0 रखा तो x का मान कितना निकलेगा। तो अगर इसको 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो x का मान कितना निकलेगा, 1300, तो पूरा 1300, ठीक। आप लोग देख भी सकते हैं, y के जगह पर 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0 तो 0, x बराबर 1300 डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो 0 रखने पर 650, और अगर हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 1300, ठीक। तो समीकरण 1 नंबर का ये निकल गया। समीकरण 1 का जो अपना निर्देशांक निकला ये निकला। अब समीकरण 2 का देख लेते हैं। समीकरण 2 है x + 3y बराबर 1300, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, इसमें भी ऐसे बॉक्स बनाना है आपको। सिंपली करना क्या है, 2 ऐसे लाइंस खींचनी है, बीच में ऐसे कर देना है, यहाँ पर x हुआ, यहाँ पर अपना y हुआ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल लग रहा होगा आपको। एक बार x का मान 0 रखना है तो 0 रखा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 3y बराबर 1300 हुआ, ठीक। यहाँ पर देखिए 3y बराबर कितना हुआ, 1300 हुआ, ठीक है। अगर y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1300/3 आएगा, ठीक है। 1300/3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से काटे तो 3 चौके 12, 1 13, मतलब 10 हुआ, 3 तिरिक 9, फिर 1 10, 433 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और फिर ऐसे 3 3 करके आएगा, ठीक। 3 3 करके 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आया। तो कितना आया यहाँ पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1300/3 आया, ठीक है। अगर एक बार क्या करें, y का मान 0 रखें, अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, तो फिर x का मान अगेन 1300 आएगा। y का मान 0 रखने पर x का मान अगेन 1300, ठीक है। तो ये निकल गया, तो दोनों अपने यहाँ पर निकल गए, दोनों समीकरण का निर्देशांक निकल चुका है। तो एक बार 0 रखने पर 650, एक बार 1300 रखने पर 0 आया, ठीक है। चाहे उल्टा ले सकते हैं, मतलब पहले आगे x रहता फिर y, x y, ठीक है। यहाँ पर भी 0 रखने पर 1300/3, उसके बाद जब 1300 रखा अपन ने तो 0 आया, ठीक है। एक्स वाई, ये भी x है, ये भी y है, ठीक है। आगे x रहता है, पीछे y रहता है, इतना आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है, कभी नहीं भूलना। अब करते क्या है, जब इतना हमको पॉइंट मिल गया तो हमें सिंपली करना क्या है, ऐसे आपको निर्देशांक से यहाँ पर बनाने हैं, ठीक। ये देखिए ऐसे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y रहता है, यहाँ पर y डैश, ये 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है मूल बिंदु। अब करना क्या है, हमको 1300 तक ले जाना है, ठीक है, 1300 तक ले जाना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, अगर हम 500 का बनाए तो 3 बार में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर 400 का बनाए तो 4 3 1200, ठीक है। तो 400 का बनाए तो 3 बार में पूरा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 400 का अगर आप बना लेते हैं, ठीक है। तो 400 का बना लेते हैं, 400, 400 दूना 800, ठीक है, और 4 3 1200 पूरा हो गया, ठीक है। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक, वाई अक्ष की ऋणात्मक। ये भी 400 होगा, ये 800, ये 1200, ठीक। ये माइनस का 400, ये माइनस का 800, ये माइनस का 1200, ठीक। फिर से ये माइनस का 400, माइनस का 800, माइनस का 1200, ठीक। तो ये आपने ड्रा कर लिया, ठीक। अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे इतने का आप लोग पैमाना बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लंबा मैंने देखा तो लंबे लंबे का मतलब थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याओं का बना लिया, 400 का बना दिया, ठीक है। तो आसानी हो जाएगा ड्रा करने में, ठीक। तो पहले में करते हैं, ये इस वाले समीकरण का करते हैं। तो पहले x का मान 0 रखा तो y का मान 650 आया। तो x के जगह पर 0 रखा तो y का मान 600 यानी 400 होगा, यहाँ पर 500 का, यहाँ पर 600 होगा, तो यहाँ पर करीब यहीं पर आएगा, ठीक है। तो ये पहला निर्देशांक अपना प्राप्त हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मिला। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर जब हमने x का मान 1300 रखा तो y का मान 0 निकला, तो x के जगह पर 1300, ठीक है। यहाँ पर 1200 एक 1300, क्या हुआ, y का मान, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए x का मान 0 रखा तो y का मान 650, यहाँ पर x का मान 0 रखा तो y h में देखना है हमको, ठीक है। 600 400 हुआ, 500 600 यहाँ पर होगा कहीं पर। वही तो मैं सोच रहा था कैसे एक ही अक्ष मतलब अक्ष पर आ गया, ठीक। ये नहीं है आपका, ये नहीं है, ठीक। ये है x का मान 0 रखा तो y का मान 650, ठीक। और जब x का मान 1300 रखा तो y का मान 0, तो यहाँ पर 1200, यहाँ पर 1300 कहीं पर होगा, तो y का मान 0 आया, तो पहला ये अपना मिला। तो आपको ऐसे दोनों को मिला देना है, ठीक है, सॉरी ये ऐसे मिला देना है। और इसके ऊपर समीकरण लिख देना है x + 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। ये होगा पहला आपका। दूसरा करना क्या है, जब x का मान 0 रखा तो y का मान मतलब कितना, करीब 433, ठीक है। तो x का मान अगर 0 रखा, 0 रखा तो y का मान कितना निकला, कितना 433, यानी कि यहाँ पर करीब आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। ये हुआ। और जब x का मान 1300, यहाँ पर देखिए x का मान 1300 था तो y का मान 0 था, ऐसे ऐसे आपको देखना होता है, ठीक है। इसमें जब x का मान 1300 था तो x का मान 1300 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में यहीं पर मिलेंगे, तो यहाँ पर मिला देना है आपको, ये देखिए इस प्रकार से। तो इसका भी समीकरण आपको लिख देना है यहाँ पर, क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक। तो ये हो गया अपना। तो पहले का ये हुआ, दूसरे का ये हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारा दोस्तों क्या हुआ, आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं फटाक से, ठीक है, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन वही हमारा बच रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तो है क्या, 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है, ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले 2 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम अंगूर है। जैसे यहाँ पर 3 बल्ला 6 गेंद थी, यहाँ पर मान के चलिए 2 बल्ला 1 गेंद है, ठीक है, एकदम सेम वही है। तो डायरेक्टली हमें करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं इसको भी समझाता हूँ आपको, ठीक है, फटाक से आ जाएगा आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ठीक। तो पहले मानते हैं 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ठीक, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, इसका मान लेते हैं x रुपये, इसका मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर तरीका सीख गए तो आपको आ जाएगा, ठीक है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपको दे। क्वेश्चन अपना कौन सा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लीजिए x रुपये है, ठीक है। अब मैं फटाक से करा देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, सब एक ही प्रकार का हो रहा है। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, ठीक। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पहले आपको 1 का मानना होता है, उसके बाद जितना दिया हो उससे गुणा कर देना होता है, y रुपये है, ठीक है। ये हुआ x हुआ इसका सेब का, y रुपये हो गया अंगूर का। अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है सेम टू सेम मैं वैसे करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होता है प्रथम शर्तानुसार, ठीक। पहले शर्त में कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब है, आप लोग अपनी बुक में देखिए, कह रहा है 2 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम अंगूर है। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जब x रुपये है तो 2 किलोग्राम का होगा 2x, तो हो जाएगा 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर बोला तो हो जाएगा 1y बराबर इसका मूल्य कितना दिया है 160 रुपये, ठीक। तो हो गया 2x + y बराबर 160, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक। दूसरे में बोल रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक। 4 किलोग्राम सेब है और 2 किलोग्राम अंगूर है। अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य अगर x रुपये है तो 4 का हो जाएगा 4x, अगर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x + 2y बराबर 300 रुपये है, ठीक। अब देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले तो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, 2 कॉमन लिए तो y बचा बराबर 2 इसमें से कॉमन लिए तो 150 हुआ, ठीक।
तो 2x + y = 150, समीकरण नंबर 2। आपको पता होगा कॉमन कैसे ले जाता है। कॉमन लेने का मतलब जिस संख्या को आप लोग कॉमन ले रहे हैं उससे सभी पदों में आप लोग भाग लगाना है। अगर 2 कॉमन ले तो 2 से इसमें भाग लगाए तो 2x बचा, 2 से इसमें तो 2y, 300 से 2 में लगाए तो 150। ठीक है, जिस अंक को आपको कॉमन लेना है उससे मतलब आपको ये समझना है कि सभी पदों में आपको भाग लगाना है। ठीक है, अब ये 2 समीकरण आपको बन गए। तो पहला समीकरण आपका क्या है, 2x + y = 160। तो आपको ऐसे डिब्बा बनाना है। और दूसरा समीकरण है 2x + y = 150। तो इसका भी आपको यहाँ पर डिब्बा बनाना है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे 2 लाइन्स खींचनी है। मैं साथ ही साथ करा देता हूँ दोनों। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हो गया। ठीक, यहाँ पर x लेना है, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। ठीक, अगर एक बार x का मान 0 लिया तो ये पूरा 0, तो y का मान 160। अगर एक बार y का मान 0 लिया तो y 0 हो गया, तो 2x = 160। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2x = 160। तो x बराबर क्या हुआ, 160/2 यानी 80। 2 8 16, 0 80 हुआ, तो इसका मान 80 निकला। ठीक है, तो ये बात है। अब अगर एक बार क्या करें, इसमें देखते हैं, अगर x का मान 0 लिया तो ये y = 150 निकला। अगर एक बार y का मान 0 लिया तो 2y = 150 हुआ। ठीक है, 2y = 150। तो 2 से काट देते हैं इसको, 2 7 14, 1 15, 2 5 10। तो y का मान कितना निकला, 75। तो y का मान कितना निकला, y का मान अगर 0 लिया तो यहाँ पर y क्या किया था, एक बार x का मान 0 लिया, एक बार y का मान 0 लिया, तो x का मान कितना निकला, 75। ठीक है, ये हुआ। अब इसको दोनों को क्या करते हैं, ग्राफ पर निरूपित कर लेते हैं फटाक से। ठीक, ग्राफ पर निरूपित करें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x डैश है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y डैश होता है। ठीक है, ये अपना क्या होता है, मूल बिंदु। तो एक बार करते क्या है, यहाँ पर x का मान अगर 0 लें तो y का मान 160। ठीक, अगर x का मान 0 लें इसमें, यहाँ पर करते हैं कि पहले हमें खींचना होगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर हम कितने कितने का वो बनाएं ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो 40-40 का बना सकते हैं। ठीक है, 40 का बनाए तो हो जाएगा आसानी से। 40 दूना 80, 40 3 120, 40 चौके 160। ठीक है, क्योंकि 160 तक हमको ले जाना है। फिर यहाँ पर भी ऐसे होगा, 40 80 120 160। यहाँ पर माइनस का 40, माइनस का 80, माइनस का 120, माइनस का 160। यहाँ पर माइनस का 40, माइनस का 80, माइनस का 120, माइनस का 160, माइनस का। ठीक, ये हो गया। x का मान 0 लिया तो y का मान 160। तो x का मान 0 लिया तो y का मान 160, तो यहाँ पर आया। ठीक, उसके बाद x का मान 80 लिया तो y का मान 0। तो x का मान 80 लिया तो y का मान 0। तो ये दोनों को आपस में मिलाना है, तो ये दोनों को आपस में मिला दिया। तो इसका समीकरण क्या है, 2x + y = 160। ठीक है, अगर एक बार x का मान 0 लें तो y का मान 150। तो एक बार x का मान 0 लें तो y का मान 150, तो यहाँ कहीं पर इसके नीचे जस्ट। अगर एक बार y का मान 0 हुआ तो x का मान 75। तो x का मान 40, 75 यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक, तो इस दोनों को आपस में मिलाना है। तो ये दोनों क्या होंगे, कुछ इस प्रकार से आपस में मिल जाएंगे। ठीक, तो इसका समीकरण ये किसका है, 2x + y का, 2x + y = 150 का। ठीक, तो ये पहले वाले का हुआ, ये दूसरे वाले का हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ पर निरूपित करना होता है। पहले निर्देशांक आपको ढूंढना होता है दोनों समीकरण के, फिर दोनों को आपस में ऐसे यहाँ पर निरूपित कर देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर अपना सॉल्व हुआ। ठीक, तो दोस्तों क्या है, हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को क्या है आसानी तरीके से सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर जो भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है आप लोग वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं, आपको कंफर्म है समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। ठीक, तो आपको आना जायज़ सी बात है, क्वेश्चन सारे समझ में आना। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों आपको किसी और नए वीडियो के साथ। अगर आपको प्रश्नावली 3.2 का सोल्यूशन देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मतलब वो वीडियो अपलोड की जाएगी, बनाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।